हेलो एवरीवन, वेलकम टू अतुल क्लासेस। आज हम लोग बीएसटी का फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिसके भी अभी तक नोट्स नहीं बने हैं वो हमारे इस वीडियो से देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। What is management? Management is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अपना अचीव कर सकें बाय इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है किसी भी राइट टास्क को राइट वे में कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है किसी भी टास्क को मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करना। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट देखते हैं, द की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो की फीचर्स हैं मैनेजमेंट के वो हैं, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्योंकि ये हम लोग जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो हमारा गोल के हिसाब से होता है। हम लोग जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो हम लोग गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, इसलिए ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, ये परवेसिव है। मैनेजमेंट इसलिए परवेसिव है क्योंकि मैनेजमेंट एक स्प्रेडिंग इन्वायरमेंट रखता है। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह स्प्रेड होता है, हर लेवल पे स्प्रेड होता है, इसलिए ये ये परवेसिव है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पे मतलब होता है मल्टी एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट के मल्टी एस्पेक्ट्स होते हैं। हम लोग मल्टीपल एस्पेक्ट्स का यहाँ पे मतलब है कि मैनेजमेंट हम लोग एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं करते, हम लोग मैनेजमेंट हर एक जिस भी चीज़ को हम लोग मैनेज करके अपने ग्रुप को अचीव कर सकते हैं, उस मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम लोग अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम लोग एक बार करके बंद नहीं करते, हम लोग इसको हमेशा करते रहते हैं। और मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं करता है, ये पर्टिकुलर ग्रुप में होता है। ग्रुप यहाँ पे मतलब है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एवर चेंजिंग फंक्शन है क्योंकि मैनेजमेंट आज किस हम सिचुएशन पे हम लोग कर रहे हो, कल क्या सिचुएशन हो, हम लोग हर समय अलग अलग प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं है, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, हम लोग उसे फील कर सकते हैं, इसलिए वो इंटेंजिबल है। आइए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल इसलिए है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल है। सोशल इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने सोसाइटी को देखकर अब मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए सोशल भी है। और पर्सनल क्योंकि हम लोग खुद के लिए भी मैनेजमेंट करते हैं। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ये हमें ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। हम लोग समय के साथ साथ अपने एफिशिएंसी काम के प्रति थोड़ा कम हो जाता है, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो हमें ऐसे वर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें और जिससे हमारे गोल को अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले भी बताया कि वो एक एवर चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक पर्सनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। और मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। नेचर। आइए हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। नेचर Management is considered as an inexact science or social science and a perfect art as it requires personal skill, creativity, and practice. Management is considered as an inexact science. Management को हम लोग एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते क्योंकि वो बेसिकली फैक्ट्स और थॉटफुल नॉलेज पे बेसिकली बेस्ड नहीं होता है, बट वो हम लोग उसको एग्जैक्ट आर्ट कह सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोगों को पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस करना होता है, इसलिए यह परफेक्ट आर्ट है। अभी हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते,
लेकिन अब धीरे धीरे मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। आपने सुना होगा MBA BBA। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि हम एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करें जिससे हमारे कंपनी ग्रुप गोल को अचीव कर सके। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया है कि 3 लेवल में होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और इनका काम होता है ऑब्जेक्टिव को पहचानना, ऑब्जेक्टिव बनाना, कि हम लोगों को वो गोल, हम लोग को देखना कि हम लोगों को उस गोल पे कैसे क्या करना है, इसके बारे में सोचना और पॉलिसी बनाना। मिडिल लेवल में बेसिकली परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है टॉप लेवल के द्वारा, ये उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। लोअर लेवल में बेसिकली सुपरवाइज़र और सुपरिटेंडेंट आते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जो भी मिडिल लेवल इन्हें वर्क असाइन करे, जो भी इन्हें वर्क दे, उस वर्क को कंप्लीट करना ही लोअर लेवल का काम होता है। आइए फंक्शंस देख लेते हैं मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शन होते हैं, और वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। प्लानिंग में हम लोग अपने गोल को प्लान करते हैं कि कैसे उस गोल के पास हम लोगों को अचीव करना है उस गोल को। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हर एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे हम लोगों को यूज़फुल चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी है, ये देखते हैं। स्टाफिंग में हम लोग ये देखते हैं स्टाफिंग में कि हम लोगों को स्टाफ जो हम लोगों ने रखने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो स्किलफुल हैं या नहीं। डायरेक्टिंग में हम लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करते हैं, और कंट्रोलिंग में हम लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन उसको कंट्रोल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है जो अलग अलग चीज़ें हैं, समझ लीजिए आप सेल्स मैनेजर अलग है, परचेज मैनेजर अलग है, इन सबको कैसे एक साथ मिलकर काम करवाना है, यही कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो और कोऑर्डिनेशन है ये सबके द्वारा परफॉर्म होता है, मतलब ये किसी एक इंसान के द्वारा परफॉर्म नहीं होता, मतलब किसी एक लेवल पे भी परफॉर्म नहीं होता, ये सारे लेवल्स पे परफॉर्म होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में तो फिर एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, और उस कंपटीशन की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के कगार पे आ जाता है। आइए हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। हमारे ग्रुप एफर्ट को कैसे एक साथ रखना है वो कोऑर्डिनेशन हमें बताता है। कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूसी प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन कैसे रखनी है ये हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेटली किया जाता है, जानबूझ के कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। एक यूनिटी होनी चाहिए बिटवीन एवरी मैनेजर एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। ये भी स्प्रेडिंग है, मतलब कि ये किसी एक को फॉलो नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को कोऑर्डिनेशन फॉलो करना चाहिए। आइए हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन करने से हमें क्या क्या इम्प्रूव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो देखते हैं। ग्रोथ इन साइज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है कि एक फंक्शन को एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल में कैसे फंक्शनल डिफरेंस है, क्या क्या काम में अलग अलग है, वो एक कोऑर्डिनेशन हमें बता देता है, और एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं कोऑर्डिनेशन के। और इसी के नीचे दिए गए हुए हैं कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जिसके आंसर ऑलरेडी मार्क्ड हैं। आप इसको देख के लर्न कर सकते हैं और इससे आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने सेकंड चैप्टर पे आते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर आज हम लोग बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक स्टेटमेंट हैं
जो कि एक फंडामेंटल ट्रुथ है, जो एक गाइडलाइन है फॉर टेकिंग मैनेजमेंट एक्शन एंड डिसीजंस। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये हमें मैनेजरियल एक्शन और डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। बेसिकली ये ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं एक कंपनी में। जैसे हम लोग एक रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पे मैनेजमेंट किया जाता है। आइए हम लोग इसके नेचर देख लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइन, मैंने बोला था अभी जनरल ब्रॉड जनरल गाइडलाइन होती है। इवोल्यूशनरी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये किसी ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे बना दिया, इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके इसे देखा जाता है। और देखिए, एक मिनट, ये देखिए, इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस किया जाता है और एक्सपेरिमेंट करके ही कोई प्रिंसिपल बनाया जाता है। ये प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होती है, बिहेवियरल इन नेचर होता है, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये मैनेजर के इंसाइट को, मतलब कि जो वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है किसी भी रिसोर्स का। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है किसी भी रिसोर्स का। और साइंटिफिक डिसीजन, मतलब कि एक फैक्ट को देखकर ही प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको साइंटिफिक डिसीजन कहा गया है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट, ये जो चेंजिंग इन्वायरमेंट जो बिजनेस में क्रिएट होता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता रहता है, ये उससे भी मीट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए जाते हैं। ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को सिग्निफिकेंस इसलिए देता है क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग अपने एक फर्म में करते हैं वो कैसे इफेक्टिवली वर्क करे, ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बता देता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो सोसाइटी में हमें एक फर्म को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो एक हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बताता है कि हम लोगों को सोसाइटी से देख के क्या उन्हें चाहिए, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करवाना ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च के बिना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। आइए यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर थे, फेयोल और टेलर। ये फेयोल का पूरा नाम है हेनरिक फेयोल। इनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 14 उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, ये आज भी हम इन्हें फॉलो करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बेस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। आइए देखते हैं, इनके बारे में दिया गया है कि फेयोल द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किया और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए, जो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में है कि डिवाइडिंग द होल वर्क, मतलब कि जो एक पूरा वर्क जो हम लोगों ने फॉर्म किया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए ताकि उसमें स्पेशलाइजेशन हो सके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि एक अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस हो। जो अथॉरिटी दी गई है और जो अथॉरिटी देने का, अथॉरिटी बेसिकली मतलब होता है किसी काम को कैसे कैरी करना है, ये अथॉरिटी होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अथॉरिटी को कंप्लीट करना। डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट विच आर डायरेक्टेड एट अचीविंग ओबीडियंस अप्लाइंग फुल एनर्जी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब कि एक डिसिप्लिन क्रिएट करना इन द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस।
यूनिटी ऑफ कमांड होता है, मतलब कि कितने सबॉर्डिनेट, एक सबॉर्डिनेट को एक ही सिंगल बॉस हैंडल करना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उन्होंने दिया। इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन के लिए ही, मतलब हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है उसको एक कॉमन डायरेक्शन देना चाहिए टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि ये जो सबॉर्डिनेट का जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो एक जनरल इंटरेस्ट बन जाए। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट है वो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ही एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए, ना कि खुद के इंटरेस्ट को। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, मतलब कि एक फेयर वेजेस देना चाहिए किसी भी वर्कर को ताकि वो खुश होकर और अच्छे से काम करे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी पावर को किसी 2 या 3 व्यक्ति में बांट देना, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब डिवॉल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारे डिसीजन कोई एक ले, लाइक अगर पूरा सारे डिसीजन पर परचेज सेल सब कुछ एक टॉप लेवल ही देखे, उसी को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। स्केलर चेन, स्केलर चेन वो होता है जिसमें हम लोग कैसे 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 सबॉर्डिनेट एक दूसरे से कनेक्ट होके एक चेन बनाते हैं जिससे वो अपने ग्रुप गोल को अचीव कर सके, वही होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर स्केलर चेन हमारा जो होता है वो बेसिकली आप मान लीजिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में होता है। ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसमेंट ऑफ मेन मतलब कि जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए हर एक पोजीशन पे। और मटेरियल्स को हम लोगों के पास जो भी हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो सारे मटेरियल हमारे पास होने चाहिए। इक्विटी मतलब होता है काइंड फेयर, सब सारे एम्प्लॉय से हम लोगों को एक तरीके देखना है, ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है और वो बहुत गंदा है, ऐसा नहीं। हम लोगों को सारे एम्प्लॉय को एक जैसा ही ट्रीट करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, अवॉइड फ्रीक्वेंट टर्नओवर एंड रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि एक प्रमोशन एक एम्प्लॉय का अगर वो अच्छा काम कर रहा है वो भी होना चाहिए, और बाहर वाले एक्सटर्नल एम्प्लॉय को भी चांस देना चाहिए ताकि वो आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने न्यू आइडिया दे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वर्क करे। एक मिनट। इनिशिएटिव, इंकरेजिंग एम्प्लॉय टू गिव सजेशन, मतलब कि हाँ सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर को ही नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बस डिसीज़न लेने चाहिए, बल्कि अपने जो नए नए एम्प्लॉय जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं उनसे सबसे उनका सजेशन लेना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक अच्छे टॉप लेवल पे ले जा सकें। एस्पिरिट्स डी कॉप्स, इसका मतलब होता है वर्क विद टीम स्पिरिट, मतलब कि कोई एक मत वर्क करो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको मिलकर एक टीम स्पिरिट दिखाकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल कोई भी वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में अपने ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए पूरे टीम पूरे ग्रुप की नीड होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब हमारे आते हैं टेलर भाई साहब। टेलर भाई साहब जो हैं वो कॉमनली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स इन्होंने दिए थे। इनका पहला जो है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक अप्रोच टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक यहाँ पे मतलब होता है फैक्ट और थॉट से, जो एक एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब कि एक साइंस जो है साइंटिफिक, हम लोगों साइंटिफिक तरीके से हमें अपने मैनेजमेंट को करना चाहिए।
वो इन्होंने बताया है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि एक सारे एम्प्लॉय में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर कंपटीशन की जैसे फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन आ जाता है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर तो वो कॉम्पिटिट करने में ज़्यादा फोकस करने लगता है रैदर देन अचीविंग द गोल। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क विथ कोऑपरेशन, मतलब कि एक वर्कर और मैनेजर को मिलकर कोऑपरेट कर कर हमें काम करना चाहिए, ये इन्होंने बताया। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, जो उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं वो अब देख लेते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप यहाँ पर है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ऑब्जर्व द वर्कर। मतलब कि कैसे हमारे अपने एम्प्लॉय को देखना, उन्हें एक लेवल पे पहुंचाना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना और ऑब्जर्व करना कि वर्कर कितनी देर में कितना काम कर रहे हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इन सब चीज़ों से वो आता है सब फंक्शनल फोरमैनशिप में। स्टैंडर्डाइजेशन, मेंटेनिंग इक्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बकवास तरीके से हम लोगों को प्रोडक्शन नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कटिंग डाउन अननेसेसरी डायमेंशंस एंड वैरायटी ऑफ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हम लोगों को एक सिंप्लीफिकेशन देखना है। 1 मिनट गाइस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब कटिंग डाउन अननेसेसरी डायमेंशंस एंड वैरायटी ऑफ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो फालतू के हमारे पास अननेसेसरी डायमेंशंस आ जाते हैं, अननेसेसरी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसको हम लोगों को वन लाइन प्रोडक्ट बनाना होता है। मतलब कि हमें फालतू मेथड्स को हटा के एक प्रॉपर नया मेथड ही यूज़ करना होता है। फिटीग स्टडी। फिटीग स्टडी में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक टाइम पीरियड में कितने रेस्ट लेता है एक एम्प्लॉय, उसको फिटीग स्टडी कहते हैं। मेथड स्टडी में होता है कि एक बेस्ट मेथड कौन सा है किसी भी काम को करने के लिए, उसे मेथड स्टडी कहते हैं। टाइम स्टडी वो होता है जिसमें हम लोग एवरेज टाइम देखते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। और मोशन स्टडी ये होता है कि हम लोग देखते हैं जो फालतू के हमारे मूवमेंट्स जो हम लोग लेते हैं उसको हटा के कितना हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी देर में, उसी को मोशन स्टडी कहते हैं। वर्क स्टडी में होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है इन मिनिमम कॉस्ट, इसको एफिशिएंटली भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पेमेंट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर विद डिफरेंट रेट्स, मतलब कि अगर कोई भी एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम कर रहा है, मतलब कि अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर एक लेडी है वो 1 आवर में 3 बॉक्सेस बनाती है और बट वो केपेबल है कि वो 1 आवर में 5 बना सकती है और उसने बनाया, तो उस एफिशिएंट वर्कर को हम लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना चाहिए एक नॉर्मल एम्प्लॉय से, और एक इनएफिशिएंट वर्कर को उससे कम पैसे प्रोवाइड करना चाहिए। जब वो देखेगा कि वो एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो भी एक एफिशिएंटली वर्क करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करेगा। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वेज सिस्टम अलग अलग होना चाहिए बाय फॉर द वर्कर्स, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। मेंटल रिवॉल्यूशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट फॉर ईच अदर, मतलब कि एक एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। वर्कर ये सोचता है कि मैनेजर हमेशा बॉस बनता है और मैनेजर ये सोचता है कि वर्कर्स काम नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। डिफरेंट बिटवीन टेलर एंड फेयल, कि हम लोग देख लेते हैं कि इन लोग के बीच में क्या जो उन्होंने दिए थे हमें प्रिंसिपल्स, उसमें क्या डिफरेंस है। सो इसमें है कि पॉइंट्स, कंसर्न प्रोस्पेक्टिव्स, emphasis focus of major contribution, personality, unity of command, expression and capability, applicability। तो इसमें क्या है कि वी कैन कंपेयर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब कंसर्न, प्रोस्पेक्टिव, एम्फेसिस, फोकस ऑन ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन, पर्सनालिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेबिलिटी। इन सारी चीज़ों में हम लोग टेलर और फेयर के प्रिंसिपल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स फेयर और टेलर के सेम होते हैं।
और वो जैसा आप देख सकते थे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है, जो दिया गया है टेलर के द्वारा, वो फेयोल ने भी कहीं ना कहीं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की है। तो कुछ कुछ प्रिंसिपल सेम हैं, बट बहुत से इनके प्रिंसिपल्स डिफरेंट्स भी हैं। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड भी जितने भी MCQs हैं वो आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रॉपरली लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो आप इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। आइए हम लोग अपने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट बेसिकली हमारा एक सराउंडिंग होता है। हमारे घर के अगल बगल कैसे लोग रहते हैं, पेड़ हैं, पौधा है, ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में आती है। वैसे ही बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है। The environment of any organization includes all condition, events and influences that surround and affect it. मतलब जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो इवेंट्स, कंडीशन, इन सब पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। क्लासिफिकेशंस। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। देखो हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को 2 मेजर कैटेगरीज में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में एनवायरनमेंट ऐसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हम लोग बिज़नेस को कैसे रन करना है, कैसे हम लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन अपने बिज़नेस की इम्प्रूव करनी है, वो है। और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो होता है जैसे हमारे घर के पास वाला, मतलब जहाँ पे हम लोगों को कोई गोल नहीं अचीव करनी है, बट वो हमारे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी होता है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो इसमें क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले लें कि आज व्हाट्सएप आज टॉप चार्टिंग ऐप है, क्योंकि ये सबसे पहला ऐप था जो आया था हमारे इस सराउंडिंग में, और आज भी वो टॉप पे ही है। इसलिए ये पहला पॉइंट क्लियर कर देता है कि इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो पहले आएगा उसी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। और ये क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो थ्रेट है, जो आने वाले हैं, मतलब कि कभी कभी बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, वो उन्हें भी पहचानने में हमें हेल्प करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, मतलब कि सारे रिसोर्सेज को गैदर करने में, मतलब कि एक साथ सारे रिसोर्सेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखने में भी हेल्प करता है। हेल्प्स टू अचीव द 1 मिनट helps to adjust and adapt with the rapid changes। ये रैपिड चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है और कैसे उसे अडेप्ट करना है, मतलब कैसे उसको लेना है हमें एज इन अ बिज़नेस, वो भी हमें बताता है। और असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में भी हमें हेल्प करता है और प्लानिंग में भी हेल्प करता है। अगर बिज़नेस इन्वायरमेंट हमें ये बता दे कि हमें कैसे कैसे अपने रिसोर्सेज लेने हैं, कैसे हम लोगों को रैपिड चेंजेस करने हैं अपने इन्वायरमेंट, अपने टेक्निक्स में, तो हम लोग उसी के हिसाब से अपने प्लान करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। वही ये पॉइंट है कि असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ये हमारे परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। अगर हमें सब कुछ पता चलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसे लोग रहते हैं, उनकी उन्हें क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा और उनकी भी सोशल नीड्स पूरी होगी। तो यही है हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट।
इसके कुछ डायमेंशंस हैं, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स हैं। द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज में इसे बांटा गया है, जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट कुछ कुछ फैसले लेती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ, ये सारे जितने भी लोग थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जितने भी फॉर्म्स थे, सारे अफेक्ट हुए। तो इसीलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कुछ जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी है, मतलब कि जो गवर्नमेंट चेंज कर देती है, आपको उस हिसाब से भी अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना होता है। लीगल इन्वायरमेंट में भी वही आते हैं, जैसे जीडीपी, जीएसटी जैसे से अभी नई आई है, तो उस हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को, अपने बिजनेस को, उस हिसाब से हम लोग अपना प्राइस फिक्स करते हैं प्रोडक्ट का। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जैसे आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और पहले हम लोग प्रॉपर एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, एक वर्चुअल क्लासेस होती थी, लेकिन अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल में आप एक डिफरेंस देख सकते हैं, वही है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट वो होता है जब हम लोग सोसाइटी के इन्वायरमेंट को, सोसाइटी जब हम लोगों के इन्वायरमेंट में आ जाती है, मतलब कि सोशल, जब हम लोग देखते हैं कि उस किसी सोशल पर्सन को क्या नीड्स हैं, क्या प्रोडक्ट उसे चाहिए, जब हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं, उसे हम लोग सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जब हम लोग इकोनॉमिक को इंक्रीज़ करने में, मतलब कि ग्रोथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को करने में हम लोग करते हैं, तो उसी को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अब देखिए कुछ फीचर्स हम लोगों ने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, वो उसने हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज़ में एक ड्रास्टिक चेंज कर दिया। वो है एलपीजी। एलपीजी का एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन होता है जी। तो हम लोग पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन रिफर टू रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स गिविंग मोर फ्रीडम टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मतलब कि जो फालतू के हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे 1991 से पहले, जो हम लोग अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम लोग जो ड्यूटीज़ लगी हुई थी, जो फालतू के टैक्सेस हम लोग को पे करने पड़ते थे, जितना कि हम लोगों के प्रोडक्ट नहीं सेल होता था उससे ज़्यादा टैक्सेस लग जाते थे, वो सारे टैक्सेस हटा दिए गए। प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने अपने प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया रैदर देन पब्लिक सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब सारे मार्केट, होल वर्ल्ड, मतलब सारे मार्केट एक सब में कॉम्पिटिट कर सके, मतलब कि इंडिया और अमेरिका में कम्पीट हो सकता है एक मार्केट में, कि मतलब वहाँ पे मार्केट आप बना सकते हो और अमेरिका वाले यहाँ पे आके सेटअप अपना कर सकते हैं। वही है ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। तो द इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ होल वर्ल्ड इंकरेज फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो मतलब हम लोग जब ऑफ़र करते हैं फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, मतलब कि फॉरेन इंडस्ट्री को जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कि हम लोग एक पूरे होल वर्ल्ड में कंपटीशन जब करते हैं, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सारे मार्केट एक हो जाती है हम लोगों की ग्लोबलाइजेशन के समय। आइए देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। जो ये हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1991 में, उससे क्या क्या चेंजेस आए वो हम लोग देख लेते हैं, और उसने कैसे बिजनेस को अफेक्ट किया। इंक्रीजिंग कंपटीशन, ऑफ कोर्स कंपटीशन तो इंक्रीज़ होगा भाई, क्योंकि इंक्रीज़ इन कंपटीशन इसलिए इंक्रीज़ होता है, 1 मिनट गाइस, इंक्रीज़ इन कंपटीशन क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा कंपनीज़ हमारी इंडिया में बाई चांस आके सेटअप हो गई, तो हमारी इंडिया की जो मार्केट है, जो हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है, वो आज जो इंडिया के पीपल लेने की जगह फ़ॉरेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनको आप
एक फर्म जो है उसके प्रोडक्ट कम पसंद आ रहे हैं, दूसरे के ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो वो कस्टमर एक माइंडसेट कर लेता है और वो और डिमांडिंग हो जाता है। मतलब कि जब उसको और अच्छा मिलता है तो वो सोचता है नहीं अब ये भी मुझे मिले, मुझे ये जैसे एक मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग लेस खाते हैं, चिप्स। तो उस चिप्स में हम लोगों को उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो तब तक हम लोग खा रहे हैं। बट जैसे हम लोग सोचते हैं नहीं, हम लोगों के पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे डोरिटोज़ एंड ऑल, ये सारे चिप्स के ब्रांड्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कस्टमर का जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं पहले ब्लैक बोर्ड था, देन वाइट बोर्ड आया, देन डिजिटल पढ़ाई होने लगी, एंड नाउ वी आर स्टडिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। सो यही होता है, कितनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ हमारे इन्वायरमेंट में, यही उसको भी अफेक्ट करता है। नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब एक चेंज होना चाहिए, वो अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस में। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करना है, ये भी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी से हो सका। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब हम लोग मार्केट में ये देखते हैं कि पहले हम लोग क्या कहते थे कि जो सेलर होते हैं, सेलर, उसे हम लोग किंग मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग कस्टमर, उसे हम लोग किंग मानते हैं। जैसा कस्टमर हमें बोलता है कि हम मुझे ये इस चीज़ की नीड है, वही चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग का भी सेल हो सके। इसलिए इसी को मार्केट ओरिएंटेशन कहते हैं। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट और पब्लिक सेक्टर ऑफ कोर्स, जो बजटरी सपोर्ट है पब्लिक सेक्टर के लिए वो कम हो जाता है, और पब्लिक सेक्टर जो है वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उसका सपोर्ट कम हो गया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया हर जगह, तो इसीलिए लॉस हो जाता है उसमें। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि जो हम लोगों का सर्वाइवल ऑफ मैटर है एक बिज़नेस का, वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि बाहर की कंपनीज़ आके हमारे इंडिया में अपने अपने ब्रांचेस खोलती है। तो इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि हम लोग एक्सपोर्ट जो करते हैं, हमारे जो मैटर है, हमारा जो प्रोडक्शन है, उसका भी सर्वाइवल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही थे हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते थे। आइए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न करिए, कॉज ये सारे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। और ये जितना भी आपके पास ये जो नोट्स थे ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो नो नीड टू वरी एट ऑल। अब हमारा 4th चैप्टर था प्लानिंग। प्लानिंग का नॉर्मल मीनिंग होता है टू प्लान का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और किसके लिए करना है, यही प्लानिंग होता है। फीचर ऑफ प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बनाया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्लानिंग ही पॉसिबल कर सकता है कि वो अचीव हो। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग ही होता है, जैसे आपने पढ़ा है मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। थर्ड है कि परवेसिव स्प्रेडिंग होता है प्लानिंग, सब प्लान करते हैं, सारे लेवल पे प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस, प्लानिंग कॉन्टीन्यूस होता है, एक साल करके हम लोगों को बैठना नहीं है, हम लोगों को हर साल प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग हम लोग फिजिकली करते नहीं, हम लोग मेंटली उसको प्लान करते हैं कि हम लोगों को कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक है, मतलब प्लानिंग हम कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, प्लानिंग हम लोग अभी के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग से ही हो सकता है। मतलब कि कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए, कैसे प्लान्स बनाते हैं, उसी को हम लोग प्लानिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कैसे हम लोगों को अपने गोल को अचीव करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, मतलब जो प्लानिंग होता है वो हमारे रिस्क को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को उठाने हैं, वो कम कर देता है।
प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, मतलब जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी कम कर देता है। मतलब कि प्लानिंग हम लोग ऐसे करते हैं ताकि हम लोग जो नए नए आइडियाज़ हैं उनको पुराने आइडियाज़ से ओवरलैप ना हो, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो है वो तो बिल्कुल रिड्यूस कर देता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जैसे मैंने बोला तीनों लेवल करते हैं, तो अलग अलग लेवल से अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं जिसमें हम लोग प्लानिंग को प्रमोट करता है वो। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग तो भैया चाहिए ही प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग डिसीजन से ही बनता है। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर जो कंट्रोलिंग है, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मतलब कि जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग एक स्टैंडर्ड बना देता है फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस, एंड फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मतलब कि ये एक फोकस करता है फॉर द अटेंशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बनाया है कि हमें ये अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेंशन देनी है, कैसे फोकस करना है उस ऑब्जेक्टिव पर, वो भी हमें बताता है। अब आइए हम लोग अब कुछ अगर इम्पोर्टेंस है तो ड्रॉबैक तो होगा ही, तो आइए हम लोग लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग जो है वो थोड़ा रिजिडिटी होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। आप लोग प्लानिंग एक ही बार करोगे, हर बार तो करोगे नहीं। मतलब एक बार प्लानिंग जब डिसाइड कर लिया वही गोल है, तो आप लोग प्लानिंग फिर दोबारा दूसरा गोल तो नहीं बना लोगे ना, बी और इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो यही होता है, ये प्लानिंग हम लोगों को एक रिजिडिटी कर देता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग एवर चेंजिंग, मतलब कि आज का सिचुएशन देख ले तो आपने प्लानिंग कर दी, बट आगे क्या होने वाला है ये तो आपने सोचा नहीं, तो इसलिए प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, थोड़ा क्रिएटिविटी भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो मेंटल है, तो क्रिएटिविटी तो आर्ट के अंदर आता है, तो इसलिए वो थोड़ा क्रिएटिविटी भी रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग आप एक टॉप लेवल करता है, आप किसी सीए या किसी ऐसे को प्लानिंग करने के लिए बुलाओगे तो वो पैसे भी लेगा, तो इसलिए वो ह्यूज कॉस्ट है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, प्लानिंग आपने कर तो ली, लेकिन क्या पता जो आपने प्लानिंग की है वो आपको ज़रूरी है कि आप उस गोल को अचीव करो, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने में आपको 6 महीने लगा रहे हो, गोल अचीव करने में या 1 साल लगा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि एक्यूरेट नहीं है प्लानिंग जैसे आपने सोची है ज़रूरी नहीं है वैसी ही हो। आप क्या होता है कुछ में कुछ चेंजेस हो गए, जैसा आपने गोल सोचा था वैसा, जैसा आपने प्रोडक्ट सोचा था वैसा ना बना, तो इसलिए ये एक्यूरेट नहीं होती है। आइए हम लोग प्लानिंग प्रोसेस देख लेते हैं। देखो, आप पहले ये जो प्रोसेस है इसे समझ लो, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा टू लर्न दिस। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमिसेस, अजम्पशंस करना, डेवलपिंग एजम्पशन कि कैसे हम लोग अपने गोल को अचीव करना है। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द, सारे ऑल्टरनेटिव को एक जगह अचीव करना फॉर द ऑब्जेक्टिव, बल्कि सारे ऑल्टरनेटिव को हम लोगों को समझना कि हाँ हम लोग सेल्स अगर बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट की तरफ, ये सारे हैं। और इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, अब हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स तो सोच लिए, अब उसको कैसे इवैल्यूएट करना है वो भी हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑन अल्टरनेटिव, तो जितने भी हम लोगों ने अल्टरनेटिव चूज़ किए हैं उसको इवैल्यूएट भी कर लिया, अब उसको सिलेक्ट करना कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, मतलब कि फिर वो जो अपने अल्टरनेटिव चूज़ किया है उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है इन द प्लान। और उसके बाद लास्ट हमारा जो होता है वो है फॉलो अप, मतलब कि जितना भी आपने अल्टरनेटिव जितना भी अपने प्लान बनाया है उसको कैसे आपको फॉलो करना है, ये भी हमारा प्लानिंग ऑफ प्रोसेस में आता है। तो वैसे तो ये जो है हमारा प्लानिंग प्रोसेस, इसको शी डाइज इफ़ से भी लर्न कर सकते हैं। शी डाइज इफ़, ये है शॉर्ट ट्रिक। टाइप्स ऑफ प्लान, देखो भाई, टाइप्स ऑफ प्लान में हम लोग
8 तरीके के टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं: ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, मेथड्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, रूल्स एंड बजट्स। रूल जो होता है वो कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये रिजिड होता है, मतलब कि जो रूल्स हैं वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल कैसे कि अपने अनुसार तो आप रूल्स को छोटा बड़ा नहीं कर सकते ना। प्रोसीजर्स मतलब एक मेथड्स होता है, इसका सीरियस होता है मेथड कि कैसे मेथड को हम लोगों को फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं जब हम लोगों के पास बहुत कंपटीशन होता है, तो हम लोगों को कैसे उस किसी दूसरे फर्म से अपने फर्म को ऊपर रखना है, ये हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बजट्स एक न्यूमेरिकल, किसी भी फर्म में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स कर देना ही बजट कहलाता है। प्रोग्राम्स, इन सारे ये जितने भी 4-5 पॉइंट्स हैं, इन सबको जब हम लोग मिला देते हैं तो ये प्रोग्राम बन जाता है। मेथड्स का मतलब होता है ये जो सबसे बेस्ट मेथड चूज़ करना, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ प्लान में आता है। पॉलिसीज़ बनाते हैं हम लोग और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। यही है हमारे टाइप्स ऑफ प्लान, ये 8 टाइप्स ऑफ प्लान है। और उसके बाद हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसी तरह हमारे 4th चैप्टर भी ख़त्म हुआ। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, एंड प्लीज़ आप लोग अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लो, क्योंकि बोर्ड्स अब बहुत पास हैं। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।